नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर सर्कल। वैसे ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ लेंगे, आसानी से इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। आपको इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल छोटे से सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें पढ़ना है और उसके द्वारा पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। एग्जाम की दृष्टि से ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अपने पास 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल होंगे और जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं पर आधारित होंगे। तो आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके द्वारा उन सवालों को हल करना है। अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर आज पहली बार आए हैं और उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। आज की इस क्लास के अंदर हम जो अपने चैप्टर है सर्कल, उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सीखने वाले हैं। साथ में अपने पास 2 प्रमेय हैं, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2, उनको भी पढ़ेंगे। तो क्लास के एंड तक इसके साथ में जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास इसके कुछ बेसिक चीजों के साथ में। अगर हम सर्कल की बात करें तो अपने पास ये एक सर्कल है, यानी अगर हम इस सर्कल का ये केंद्र माने, ये सर्कल का क्या है अपने पास जैसे केंद्र है, तो अगर इस केंद्र से हम समान दूरी पर कुछ बिंदु लेते हैं, केंद्र से समान दूरी पर अगर हम कुछ बिंदु लें और उन बिंदुओं को मिला दें, यानी ये जो हमने ये लाइन खींची है, अगर ये लाइन पहले विद्यमान नहीं थी तो यहां से हमने कुछ दूरी पर यहां पर कुछ पॉइंट लिए थे, यहां से समान डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट लिए थे और उन सभी पॉइंट को हमने क्या कर दिया था, मिला दिया। यहाँ पर कुछ पॉइंट थे, उन सभी पॉइंट को हमने क्या कर दिया था, मिला दिया था। तो अपने पास ये बाहर एक रिंग बनी थी, अपने पास बाहर ये क्या बनी थी, रिंग, और इसी को हमने क्या बोला है, वृत्त बोला है। यानी अगर हम वृत्त के डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो अपने पास वृत्त कहलाता है। यानी एक फिक्स पॉइंट लेना है, एक स्थिर बिंदु ले लेना है और वहां से समान दूरी पर कुछ बिंदु लेने हैं और उन सभी बिंदुओं को मिला देना है। उन सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो वहां से जो बिंदु पथ तैयार होता है, यानी जो पथ बनता है, जो रास्ता बनता है, वो अपने पास वृत्त कहलाता है। तो वहां से अपने पास ये रिंग बनती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। जिस केंद्र से हमने ये समान दूरी पर कुछ बिंदु लिए थे, तो जो समान दूरी हमने काम में ली थी, यानी यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस हमने काम में ली थी, इस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं त्रिज्या। इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये हमने जो स्थिर बिंदु से जो दूरी ली थी और वहां से बिंदु पथ बनाया था, तो जो समान दूरियां हमने सब जगह ली है वो अपने पास आर कहलाती है। स्मॉल आर यानी रेडियस, रेडियस यानी हिंदी में कह सकते हैं उसे त्रिज्या। अगर हम इस त्रिज्या को डबल करते हैं, इस त्रिज्या को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो ये यहां से यहां तक पहुंच जाती है। यानी ये बाहर वाली जो रिंग है, इस रिंग पर अपने पास 2 पॉइंट मिले हैं और उन पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो जो लाइन है वो बीच में जो स्थिर पॉइंट था वहां से गुजरती है। यानी यहां से ये भी आर होगा और यहां से यहां तक ये जो दूरी होती है ये भी अपने पास आर होती है। तो अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये अपने पास बन जाता है 2r, और ये जो 2r होता है इसको हम बोलते हैं व्यास। इसको हम क्या बोल देते हैं, व्यास बोल देते हैं। और ये अपने जो स्थिर बिंदु था, ये वाला जो स्थिर बिंदु है, ये जो बीच में हमने स्थिर बिंदु लिखा है, इसको अगर हम O कहे तो ये O है, ये इसका ओरिजिन है, यानी केंद्र है। इसका क्या है, केंद्र। और बाहर वाली ये जो रिंग बनी हुई है व्हाइट कलर की, इसको हम बोलते हैं इसकी परिधि। यानी इसके बाहर ये जो अपने पास रिंग बनी हुई है ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि। और इस परिधि को हम लिखते हैं 2πr के द्वारा। इस परिधि को अगर मापें तो ये परिधि अपने पास यहाँ जो स्थिर बिंदु से ये इस समान दूरी पर हमने जो पॉइंट लिए हैं उसके बीच में जो ये डिस्टेंस थी r, यानी जो त्रिज्या थी, उस पर डिपेंड करती है कि अगर हम जो अपने पास स्थिर दूरी थी उस दूरी का गुणा अगर हम 2 के साथ में करें और एक हम स्थिर संख्या लेते हैं पाई, यानी जिसको हम 22/7 लिखते हैं या 3.14 लेते हैं, उसके साथ में गुणा कराते हैं तो अपने पास इस रिंग की पूरी क्या आती है, लंबाई आती है। तो उसके आधार पर हमने परिधि के लिए फॉर्मूला तैयार किया कि वो होता है 2πr।
यानी ये अपने पास केंद्र हो गया, ये बाहर जो रिंग बनी है वो परिधि हो गई, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी वो आर कहलाई, और इस डिस्टेंस को डबल करते हैं तो इसका व्यास कहलाता है। अगर हम और सर्कल ले यहाँ पर, जैसे अपने पास एक ये और सर्कल है, अगर इस सर्कल के अंदर हम कुछ लाइनें खींचते हैं, यानी ये अपने पास जो परिधि थी, इस परिधि पर हम कुछ पॉइंट लेते हैं और उन पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। यानी परिधि पर अपनी इच्छा से कुछ पॉइंट लेने हैं और उन पॉइंटों को क्या कर देना है, मिला देना है। तो अगर उन पॉइंटों को मिलाते हैं तो अपने पास ये जो लाइनें बन रही हैं उनको हम कहते हैं जीवा। उनको क्या कहते हैं, जीवा। यानी परिधि के ऊपर अगर अपने पास कोई दो पॉइंट लिए जाते हैं और उन पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो उन पॉइंट को मिलाने से अपने पास जो लाइनें बनती हैं वो अपने पास कहलाती हैं जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। ये जो भी जीवा होती है वो सभी लंबाई में अलग अलग होगी, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होगी, जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो ये जो व्रत है इस व्रत के केंद्र से गुजरेगी। अगर इस व्रत के केंद्र से हम कोई जीवा गुजारे तो वो जीवा है वो लंबाई में सबसे बड़ी होगी, और जो जीवा लंबाई में सबसे बड़ी होती है उसी को हम व्यास कहते हैं। तो जो व्यास होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी जीवा है। व्यास क्या कहलाएगा, सबसे बड़ी जीवा। यानी अगर अपने पास कोई व्रत है तो उस व्रत के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो व्यास होगी, और उसको हम लिखते हैं 2r, यानी त्रिज्या का डबल। केंद्र होता है वो O होता है, त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाहर जो अपने पास परिधि बनी है उसको 2πr से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो परिधि होती है इसको परिमाप भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि व्रत का परिमाप क्या होता है, तो व्रत का परिमाप यानी व्रत के बाहर की बाउंड्री, तो व्रत के बाहर की जो बाउंड्री होती है वो ये रिंग ही होती है, जो ये स्वयं परिधि है। यानी जो परिधि है वो व्रत का परिमाप भी है, ये ध्यान रखना है। ये व्रत का क्या है, परिमाप भी है। अगर हम इस व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं कि इस व्रत के अंदर कितनी जगह मौजूद है, तो फिर हम जो व्रत का क्षेत्रफल है अगर वो ज्ञात करें तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं कि व्रत का क्षेत्रफल अपने पास होता है πr²। ये जो r है ये अपने पास क्या है, त्रिज्या है। यानी आप चाहे तो इसे πr² भी लिख सकते हैं। कैपिटल आर भी त्रिज्या ही कहलाएगी, स्मॉल आर भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या ही कहलाएगी। अब जो आप लेते हैं यहाँ पर त्रिज्या का मान वो यहाँ पर लिख देना है। यानी जो व्रत का क्षेत्रफल है वो लिखा जाएगा πr²। इस व्रत के हम अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं। व्रत के टुकड़े किस प्रकार से होते हैं, यहाँ से कौन कौन से टुकड़े बनते हैं, उसकी चर्चा हम इसके अगले चैप्टर के अंदर करेंगे, जहाँ पर हमें व्रत से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर में केवल व्रत के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम पहले से पढ़ते आए हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें अलग क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। अगर इस चैप्टर की बात करें पर्टिकुलर, तो इस चैप्टर के अंदर अपने पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपने पास कोई व्रत है, अगर अपने पास कोई व्रत है तो उस व्रत के आसपास आप कितनी प्रकार की लाइनें खींच सकते हैं। जैसे ये अपने पास व्रत है, इसके आसपास अगर हमें कुछ लाइनें खींचनी है, ये व्रत है इसके आसपास अगर हम कुछ लाइनें खींचना चाहते हैं तो एक लाइन हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। एक लाइन हमने ये खींच ली जो कि व्रत के पास से जा रही है, लेकिन ये व्रत को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है, न ही प्रतिच्छेद कर रही है। यानी व्रत और ये लाइन इन दोनों का कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है, न तो ये लाइन इसको कहीं पर कट कर रही है न ही टच कर रही है। तो ये रेखा है इसको बिना प्रतिच्छेद किए आगे की ओर बढ़ रही है, तो ये रेखा है ये कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखा कहलाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखा क्या हो जाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये रेखा व्रत को न तो कहीं पर स्पर्श कर रही है न ही कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो इस व्रत के आसपास में ऐसे किसी भी प्रकार की रेखा खींचूं तो वो गिनती में कितनी हो सकती है। अब इसके आसपास अगर रेखा खींचना चाहते हैं तो ऐसे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जो व्रत को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कहीं पर भी स्पर्श नहीं करेगी। तो इसके आसपास अगर रेखा खींचनी चाहते हैं तो हम अनेक प्रकार की रेखाएं खींच सकते हैं। तो पूछा जाए कि व्रत के आसपास हम कितनी अप्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी व्रत की कितनी अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तो वो हम कह सकते हैं व्रत की अनंत प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती है।
वैसे अगर हम एक बार रेखा खींचते हैं और वो रेखा इस वृत्त को क्या करती है, कट करके जाती है। ये जो रेखा है इस वृत्त को क्या करती है, कट करके जाती है। इसने वृत्त को दो जगह से काटा है, एक तो इसने यहां से कट किया और एक यहां से कट किया। यानी अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो जगह पर। एक जगह तो ये अंदर आई है, एक जगह से ये बाहर गई है, यानी दो जगह पर प्रतिच्छेद किया। तो ये जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है ये अपने पास कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। ये कैसी रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि इसने वृत्त को क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। कितने बिंदुओं पर किया है, दो बिंदुओं पर किया है। तो ये भी लिखना है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर। प्रतिच्छेदी रेखा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और अगर हम वृत्त के आसपास ऐसी रेखाएं खींचना चाहते हैं तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो इस वृत्त के अंदर हम ऐसी अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हैं। अगर आप लाइनें खींचना चाहते हैं तो आड़ी टेढ़ी कितनी भी लाइनें खींचे तो इसके अंदर टोटल मिलाकर अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हैं। तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी अनंत थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी अनंत हो जाएगी। और पूछा जाए कि अप्रतिच्छेदी रेखा कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये शून्य बिंदु। यानी जो अप्रतिच्छेदी रेखा होगी वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेदी रेखा है वो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं हम खींच सकते हैं, यहाँ पर अनंत अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी खींच सकते हैं। और जो प्रतिच्छेद का बिंदु होगा प्रतिच्छेदी रेखा में वो जीरो होगा। यानी जीरो प्रतिच्छेद वाला बिंदु आया, दो प्रतिच्छेद वाला बिंदु आया, मतलब हो सकता है कि एक प्रतिच्छेद वाला बिंदु भी हो, तो अपने पास वो भी होता है। यानी अगर हम कोई वृत्त खींचे और उस वृत्त पर इस प्रकार की रेखा खींचे जो इसे केवल टच करके जाती है, कोई रेखा इस वृत्त को केवल क्या करती है, टच करके चली जाती है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ये रेखा आ रही है, इस वाले पॉइंट पर इसने इसे टच किया और यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ गई है। तो जब कोई रेखा किसी वृत्त को केवल स्पर्श करके जाती है, अब स्पर्श करके जाए या प्रतिच्छेद करके जाए, इन दोनों बातों को हम समान ही मानेंगे। स्पर्श करना और प्रतिच्छेद करना क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। तो अगर रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है या फिर प्रतिच्छेद करके जाती है तो वो अपने पास स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी ये अपने पास कौन सी रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा। और इस चैप्टर के अंदर हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट स्पर्श रेखा का ही है। जो भी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें हैं वो स्पर्श रेखा से ही रिलेटेड होगी। तो अगर कोई लाइन है वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करके जाती है, स्पर्श करके जाती है, तो वो स्पर्श रेखाएं कहलाती है। अब कहा जाए कि कोई वृत्त है उस पर हम ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अगर कोई वृत्त है तो उस पर हम इस प्रकार की अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ से खींचना चाहे तो यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचना चाहे तो इधर से खींचना चाहेंगे तो इधर से खींचना चाहे तो इधर से। यानी जो स्पर्श रेखा है उनकी संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है। स्पर्श रेखाओं की संख्या भी कितनी होती है, अनंत होती है, कि वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो लिखना है एक बिंदु पर स्पर्श करती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर स्पर्श कहें या फिर प्रतिच्छेद कहें, दोनों बातें समान ही कहेंगे आप। स्पर्श करना और प्रतिच्छेद करना दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, समान है। कि जो स्पर्श रेखा होगी वो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी या फिर प्रतिच्छेद करेगी। अब जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करती है उसका हम नाम लिखते हैं स्पर्श बिंदु। यानी जिस जगह पर इसने स्पर्श किया है वो वाला जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श बिंदु अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने पास इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जहाँ पर ये स्पर्श बिंदु की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, व्रत है उसको अगर कोई रेखा केवल स्पर्श करके जाती है तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है, और जिस जगह पर स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और स्पर्श रेखा व्रत को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। अब एक रेखा का केवल एक स्पर्श बिंदु है
तो अगर अनंत स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं तो एक वृत्त के अनंत स्पर्श बिंदु भी होते हैं। ये भी चीज ध्यान रखनी है कि वृत्त है उसके अनंत स्पर्श बिंदु होते हैं। एक वृत्त जिसके अनंत स्पर्श बिंदु होते हैं, कि वृत्त है और उसके अनंत स्पर्श बिंदु है, ये ध्यान रखना है कि अगर वृत्त है उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा के साथ में एक स्पर्श बिंदु रिलेटेड होता है। तो अनंत स्पर्श रेखाएं तो स्पर्श बिंदु भी अपने पास कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। ये चीज को इंपॉर्टेंट। अब देखना, वृत्त पर अनंत स्पर्श बिंदु है, ये हमने कब बात की है, जब उस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्पर्श रेखा आ रही है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्पर्श रेखा आएगी तो वहां पर जो स्पर्श बिंदु है उनकी संख्या अलग होगी और स्पर्श रेखाओं की संख्या अलग होगी। ये अपने पास कोई स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा की जो बात हमने की है वहां पर अपने पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। ये स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। अपने केवल स्पर्श रेखाओं की संख्याओं से मतलब था, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, अनंत, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कहा गया था। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं कि अगर अपने पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, अगर अपने पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट से इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, उसके अलावा हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। देखना, जैसे इस पॉइंट से हम स्पर्श रेखा खींचे तो एक तो अपने पास स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक तो स्पर्श रेखा ये है, और दूसरी स्पर्श रेखा अपने पास ये हो जाएगी। अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर ये अपने पास स्पर्श बिंदु है, इसके अंदर ये स्पर्श बिंदु है। अगर हम इसको बोलते हैं पॉइंट पी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो अगर हम पॉइंट पी से स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो पॉइंट पी से हम केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा पी ए और एक स्पर्श रेखा पी बी। अब ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, हमने इसको खींचा तो लंबा है, लेकिन लंबाई ये पूरी काउंट नहीं होगी, लंबाई केवल स्पर्श बिंदु तक ही गिनी जाएगी। यानी इस पी वाले पॉइंट से लेकर ए वाले पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वही स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगी। और अगर हम किसी बाहर वाले पॉइंट से स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहे हैं तो बाहर वाले पॉइंट से केवल स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो 2 ही होगी। अब 2 के अलावा 3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ से हम तीसरी स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो या तो वो इसके ऊपर होगी, अगर इसके ऊपर होगी तो ये दोनों एक ही हो जाएगी, और अगर इसके बाहर लेके जाते हैं तो ये इससे दूर हट जाएगी, तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। और अगर इसके अंदर लेके आएंगे, जैसे ये इसके अंदर आएगी तो ये अपने पास प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। यानी अगर इस बाहर वाले पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचनी है तो केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। 2 के अलावा अगर तीसरी खींचने की ट्राई करते हैं तो जो तीसरी रेखा होगी वो या तो प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगी या फिर अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी यहाँ से हमने जो स्पर्श रेखा खींची ये कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर कुछ चीजें और हमें ध्यान रखनी है कि बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो आपस में बराबर होती है। ये अपने पास प्रमेय भी है जिसको हम सिद्ध भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पहले इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर। यानी यहाँ से जो पी ए है वो हमेशा पी बी के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। यानी स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम इसे वृत्त का केंद्र माने, ये अपने पास ओरिजिन है, वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। अगर इस ए वाले पॉइंट को इस वृत्त के केंद्र को मैं मिला देता हूं, अगर मैं यहाँ पर अपने केंद्र को लिखता हूं ओ से, तो अगर मैं इस स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिला देता हूं तो ये जो स्पर्श बिंदु था ये वृत्त की परिधि पर ही स्थित था। तो अगर केंद्र और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाते हैं तो वो अपने पास त्रिज्या होती है। तो ये अपने पास क्या है, आर है। तो यहाँ पर हमें चीज ध्यान रखनी है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या, इसके मध्य ये ए वाला पॉइंट क्या है, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो स्पर्श बिंदु होता है वहां पर हमेशा समकोण बनता है। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। सेम अगर मैं इस ओ वाले पॉइंट को बी से भी मिला देता हूँ
तो बी भी वृत्त की परिधि पर स्थित है, ये केंद्र है, इसको मिलाएंगे तो ये भी अपने पास क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी। यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्शरेखा। तो त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य जो स्पर्श बिंदु है वहां पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण होता है। यानी ये भी 90 का एंगल बनेगा, ये भी 90 का एंगल बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य जो स्पर्श बिंदु होता है वहां पर हमेशा 90 का कोण बनता है। अगर यहाँ पर हम इस पूरे डायग्राम को देखते हैं, इस पूरे डायग्राम को देखें, पी से स्टार्ट करें, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, तो ये अपने पास एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, यानी ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। और चार भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है वो अपने पास चतुर्भुज होता है। यानी पी ए ओ बी ये अपने पास चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उसके अंदर से ये 90 है, ये 90 है, यानी 180 डिग्री तो चला गया। तो पीछे अपने पास ये जो दो कोण बने हैं इनका जो योग है वो कितना आएगा, 180, क्योंकि टोटल 360 था, उसके अंदर से ये दो तो 180 बनाते हैं। तो 180 अगर हम घटा देते हैं इन दोनों कोणों का मान, तो पीछे जो दो कोण बनेंगे, एक तो ये केंद्र पर बनने वाला कोण और एक यहाँ पर स्पर्शरेखाओं के मध्य बनने वाला कोण, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये चीज भी ध्यान रखनी है कि एंगल P प्लस एंगल O ये हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी ये जो आमने सामने के जो कोण है ये 180 कोण को बनाएंगे, यानी दोनों का योग है वो 180 होगा, दोनों संपूरक कोण होंगे। ये ध्यान रखना है कि अपने पास किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं के मध्य बना कोण तथा त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। यानी इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री आ जाएगा। स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होगी और ए और बी पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ए और बी पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये तीन चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर, फिर स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण समकोण, और ये केंद्र पर बनने वाला कोण और स्पर्शरेखाओं के मध्य बनने वाला कोण, इन दोनों का योग है वो कितना आता है, 180। ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। तो बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, दो खींच सकते हैं, और दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर। अगर हम किसी वृत्त पर समांतर स्पर्शरेखा खींचना चाहते हैं, जैसे अपने पास ये क्या है, वृत्त है, इस पर हमें स्पर्शरेखा खींचनी है, लेकिन स्पर्शरेखा जो खींचनी है वो समांतर खींचनी है। यानी अगर मैं एक स्पर्शरेखा यहाँ पर खींचता हूँ, एक स्पर्शरेखा को अगर यहाँ पर खींचें तो जो दूसरी स्पर्शरेखा होगी अगर इसके समांतर खींचनी है तो वो हम यहीं पर खींच पाएंगे। इसके अलावा कहीं पर भी हम समांतर स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। यानी एक स्पर्शरेखा अगर हमने ये खींची है, इसके समांतर खींचनी है, तो इसके समांतर खींचेंगे तो इस जो भी अन्य स्पर्शरेखा होगी या तो इस वृत्त के अंदर आएगी या फिर इस वृत्त के बाहर जाएगी। अगर इसके समांतर हमें अगर कोई स्पर्शरेखा खींचनी है और वो स्पर्शरेखा खींचेंगे तो अपने पास केवल एक ही आएगी, एक से ज्यादा नहीं आ सकती। यानी एक स्पर्शरेखा तो अपने पास ये आ गई और एक स्पर्शरेखा ये आ गई। इसके अलावा अगर हम कोई रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्शरेखा नहीं होगी, वो या तो प्रतिच्छेदी बन जाएगी या फिर अप्रतिच्छेदी। क्योंकि इसके अलावा अगर मैं और रेखा खींचता हूं, जैसे कि ये खींची, अब देखें तो ये दोनों समांतर तो हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर तो हैं, लेकिन ये स्पर्शरेखा है, ये स्पर्शरेखा नहीं है, ये रेखा है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर और कोई रेखा खींचना चाहते हैं तो जैसे ये खींची है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर तो हैं, लेकिन ये स्पर्शरेखा है ये अपने पास अप्रतिच्छेदी रेखा है। यानी अगर हम किसी स्पर्शरेखा के समांतर कोई और स्पर्शरेखा खींचना चाहते हैं तो वो केवल यहीं पर खींची जा सकती है। यानी कि समांतर स्पर्शरेखाओं की बात करें तो एक वृत्त के अंदर हम दो समांतर स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, दो से ज्यादा समांतर स्पर्शरेखाएं नहीं आ सकती। एक ये स्पर्शरेखा हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। अगर इसको और अलग तरीके से बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि जैसे अगर आप स्पर्शरेखा को यहाँ पर खींचना चाहते हैं तो एक तो अपने पास स्पर्शरेखा इस प्रकार से हो जाएगी और एक जो स्पर्शरेखा है वो इस प्रकार से हो जाएगी। यानी आप केवल ये दो ही समांतर स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। अगर इसके अलावा कई बार स्पर्शरेखा खींचनी है तो या तो वृत्त के अंदर वो रेखा चली जाएगी या फिर बाहर चली जाएगी। अंदर जाएगी तो प्रतिच्छेदी बन जाएगी
बाहर आ जाएगी तो अप्रतिच्छेदी बन जाएगी। यानी एक वृत्त है उसकी दो समांतर स्पर्शिकाएं होती हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक वृत्त है उसकी आप दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो से ज्यादा समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। ये अपने पास कुछ बेसिक चीजें थी इस चैप्टर के बारे में जो मैं पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपने पास कुछ प्रमेय हैं जो देख लेते हैं, सिंपल सी प्रमेय है, उनको आसानी से हल कर देना है। अपने पास एक है प्रमेय 10.1 कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कि अगर हम वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी यहां से अगर हम एक वृत्त बनाएं, जैसे ये हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ये अपने पास जैसे वृत्त का क्या है, केंद्र है। यहां पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें, अगर ये अपने पास स्पर्श रेखा है ए बी, स्पर्श रेखा हमने क्या खींच दी, ए बी, और ये अपने पास पॉइंट है ओ, और ये जो स्पर्श बिंदु है ये अपने पास है पी। तो कहा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कहा है कि ये दोनों लंबवत हैं, दिखाना है। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और हमने पहले ही बताया है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य समकोण बनता है, यानी यहाँ पर 90 का कोण ही बनेगा। और वो 90 का कोण क्यों बनता है उसका रीजन बताना है। सिद्ध करना है हमें कि ओपी है वो ए बी पर क्या है, लंब है। अब ये सिद्ध करने वाला सवाल है तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, और हमें यहाँ पर इसका प्रूफ किस प्रकार से निकालना है। तो अपने पास पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। दिया हुआ है अपने पास ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसमें ए बी स्पर्श रेखा है, जिसमें ए बी स्पर्श रेखा व पी स्पर्श बिंदु है। ए बी स्पर्श रेखा है और पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि ओपी है वो ए बी पर लंब है। सिद्ध करना है कि ओपी है वो ए बी पर क्या है, लंब। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत अगर हम रचना कर पाए तो यहाँ से हम क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन है इस वृत्त को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है और जाकर इस स्पर्श रेखा को यहाँ पर मिलती है। अगर इसको हम कहें कि ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है अपने पास डी, ये वाला जो पॉइंट है वो सी है और ये वाला पॉइंट क्या है, डी है। ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी। यहाँ पर अगर हम कहें तो ये जो ओपी है वो किसके बराबर होगी, ओडी के बराबर होगी। ओपी है वो किसके बराबर होगी, ओडी के बराबर, क्योंकि ओ से पी तक जो दूरी है वो अपने पास क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। वैसे ही ओ से लेकर जो डी है वो भी अपने पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और अगर हम बात करें इस ओसी की तो ये जो ओसी है वो उस ओडी की तुलना में कैसी है, बड़ी है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ओसी है वो अपने पास
ग्रेटर है, यानी OC का मान बड़ा है। किससे बड़ा है? OD से। OC का मान है वो OD से बड़ा है। OD तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है और OC है वो O से लेकर यहाँ तक, यानी ये लंबाई है वो बड़ी है। तो हमने लिखा कि OC इज ग्रेटर देन OD, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि OD इज लेस देन OC। इसको इस प्रकार से भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं कि OD इज लेस देन OC, यानी जो OD है वो OC की तुलना में कैसी है? छोटी है। तो हमने लिखा OD का मान है वो OC से छोटा है। ये वाली भुजा है वो छोटी है, ये वाली भुजा बड़ी है। अगर हम OP को OD के बराबर कहें तो वो गलत तो है नहीं, क्योंकि OP भी त्रिज्या है, OD भी त्रिज्या है। तो लिख सकते हैं कि OP बराबर OD, और दोनों किसके बराबर हैं? R के बराबर है। यानी OP की जगह हम OD लिख सकते हैं, OD की जगह OP लिख सकते हैं। यानी OD को हमने लेस देन OC कहा था, तो हमने कहा कि OD और OP आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब जो OP है वो भी लेस देन OC है, यानी जो OP है वो क्या है? OC से छोटी है। अगर इस O वाले पॉइंट से इस C वाले पॉइंट की जो दूरी है इसकी बात करें तो ये अपने पास केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी है। यहां से अगर हम इस स्पर्श रेखा की दूरी को लिखते जाएं, यहां से जाएंगे दूर तो स्पर्श रेखा की दूरी ज्यादा होगी, फिर यहाँ पास में आएंगे तो स्पर्श रेखा की दूरी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर C वाले पॉइंट पर आएंगे तो थोड़ी और छोटी होगी, फिर C और P के बीच में आएंगे तो और छोटी होगी, वैसे P के बिल्कुल करीब जाएंगे तो और छोटी होगी। अब जैसे ही P के पास में जाएंगे छोटी हो जाएगी। अब P से जैसे ही दूर जाएंगे तो जो O से P तक जो दूरी थी उससे दूरी कैसी आ जाएगी? बड़ी। यानी यहाँ पर दूरी का मान बड़ा था, बड़े से छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, P पर जाकर बिल्कुल भी छोटा हो गया। अब P से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये जो दूरी है वो वापस क्या होने लगेगी? बड़ी होने लगेगी। यानी यहाँ से जो दूरी थी वो ज्यादा थी, फिर ज्यादा से कम 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 P तक आते होते सबसे कम हुई, और P से जैसे ही आगे जाएंगे तो दूरी वापस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी ये O से P तक को जो दूरी थी ये केंद्र और स्पर्श रेखा के मध्य न्यूनतम दूरी थी। ये ध्यान रखना है कि O और स्पर्श रेखा के मध्य जो दूरी है, केंद्र और स्पर्श रेखा के मध्य जो दूरी है वो सब जगह अलग थी, जिसके अंदर जो न्यूनतम दूरी है वो O और P के बीच में है। जो न्यूनतम दूरी है वो कहां पर है? O और P के बीच में। और जब भी हम न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो न्यूनतम दूरी हमारे पास तभी आती है जब वो दूरी है वो लंबवत मापी जाती है। जब हम किसी वस्तु की दूरी निकालते हैं तो अगर अलग अलग एंगल पर निकाले तो वो दूरी है वो अलग अलग आती है। केवल जब 90 के एंगल पर जाते हैं तो जो दूरी है वो अपने पास न्यूनतम आती है। यानी OP इज लेस देन OC है कि OP का मान है वो OC से कैसा है? छोटा। OC अपने पास क्या थी? केंद्र और स्पर्श रेखा के मध्य दूरी, जबकि OP क्या है? केंद्र और स्पर्श रेखा के मध्य दूरी। ये वाली दूरी है वो OC की तुलना में छोटी आई है, क्योंकि ये वाली दूरी कैसी है? लंबवत है। तो अपने पास यहाँ पर लिखना है कि OC व OP दोनों केंद्र व स्पर्श रेखा की मध्य दूरी है। यानी केंद्र और स्पर्श रेखा की मध्य जो दूरी थी वो सब जगह अलग आ रही थी। केवल O से लेकर P तक जब हम गए तो जो दूरी है वो अपने पास न्यूनतम आई थी। ये न्यूनतम दूरी इसलिए आई क्योंकि जो दूरी है वो लंबवत है। तो जब दूरी लंबवत होती है तब वो अपना न्यूनतम मान देती है। तो OP का मान है वो OC से छोटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो OP है वो AB पर लंब है। तो कहेंगे कि न्यूनतम दूरी लंबवत होने की दिशा में प्राप्त होती है। यानी अपने पास कंडीशन जब परपेंडिकुलर होती है, यानी जब लंबवत स्थिति होती है, उस स्थिति में अपने पास जो दूरी है वो अपने पास न्यूनतम आती है। इसका मतलब OP है वो AB पर क्या है? लंब है। अतः OP है वो AB पर क्या हो जाएगा? लंब। क्योंकि स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच में तो सब जगह दूरी लिख सकते थे, तो उसके अंदर ये वाली दूरी है वो सबसे कम आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है वो लंबवत है। तो जो लंबवत स्थिति होगी वहां पर दूरी न्यूनतम आएगी। बाकी आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो सब जगह दूरी है वो अलग अलग आएगी।
इसके अलावा दूसरे कोई भी आप पॉइंट लेंगे, सब जगह दूरी है वो इस दूरी की तुलना में बड़ी मिलेगी, जबकि ये अपने पास न्यूनतम दूरी है, क्योंकि ये अपने पास जो स्थिति है वो 90 डिग्री की स्थिति है, लंबवत स्थिति है, इसलिए ये दूरी होगी वो न्यूनतम होगी। अगली प्रमेय है अपने पास कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कि अगर आप किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो स्पर्श रेखा है उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। जो कि हमने यहाँ पर कहा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वो स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको हमें अब प्रूव करना है कि किस प्रकार से वो दोनों लंबाइयां आपस में बराबर होती है। वैसे इस सवाल को अपने पास प्रूव करने के दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने प्रमेय 10.1 को हल किया, यानी यहाँ से मैं समझ में आ गया कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य यहाँ पर 90 का कोण बनता है, तो उस कॉन्सेप्ट का अब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये अपने पास केंद्र है, ये अपने पास स्पर्श बिंदु है दो, स्पर्श बिंदुओं को त्रिज्या से मिलाएं, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। केंद्र हमने O माना, बाहर वाला पॉइंट इसको P माना, स्पर्श बिंदु A, स्पर्श बिंदु B, ये अपने पास डायग्राम बन गया है। ये अपने पास बाह्य बिंदु P है, वहां से खींची गई स्पर्श रेखा P है और PB है। केंद्र O है, वो अपने पास त्रिज्या है, OB भी अपने पास त्रिज्या है। अगर हम इस P वाले पॉइंट को O वाले पॉइंट से मिला दें, यानी बाह्य बिंदु है उसको हम किससे मिला रहे हैं, केंद्र से मिला रहे हैं, तो अपने पास ये OP एक दूरी मिल गई है। अब यहाँ से हम इसको चाहे तो हल कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास 90 का एंगल है, ये अपने पास एंगल कितने का है, 90 का। तो 90 के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी इसके सामने वाली भुजा ये अपने पास क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और इसके अंदर भी यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो इसके भी ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। यानी अगर दोनों भुजाओं की बात करें तो ये इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों के लिए जो कर्ण है वो समान आ रहा है। ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी कर्ण ये ओपी है और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी कर्ण क्या है, ओपी है। यानी अगर हम दोनों त्रिभुजों का कर्ण निकालें तो वो मान कैसा देगा, बराबर देगा। दोनों के मान आपस में बराबर करें तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों लंबाई बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने पास दिया हुआ क्या है, अपने पास ओ केंद्र वाला वृत्त है, दिया हुआ क्या है, ओ केंद्र वाला वृत्त, जिस पर पी और पीबी दो स्पर्श रेखा है। जिस पर पी ए व पीबी दो स्पर्श रेखा है। पी और पीबी क्या है, दो स्पर्श रेखा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि पी ए और पीबी इन दोनों की लंबाई बराबर है। सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पीबी। हल करते हैं इसे। अगर यहाँ हमें समकोण त्रिभुज पी ए ओ इसको चुनता हूं, यानी त्रिभुज पी ए ओ, पी ए ओ में जो एंगल ए है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। एंगल ए कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। आप चाहे तो पीछे रीजन लिख सकते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य स्पर्श बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस कारण हमने एंगल ए को कितना लिखा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यानी यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय में हम लिखते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 90 के सामने अपने पास कर्ण होता है, तो यहाँ पर कर्ण है अपने पास ओपी, यानी ओपी का स्क्वायर। आधार की बात करें तो ये 90 के सामने कर्ण हो गया। ये जो शेष दो भुजा है इसमें आप किसी को भी आधार ले सकते हैं, किसी को भी लंब ले सकते हैं। सिंपली अगर याद करें तो ये अपने पास आर होती है, तो आर से हम आधार ले सकते हैं, आधार यानी आर। तो ये अपने पास जो ओ ए है वो अपने पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार लिखा हमने ओ ए, और लंब है स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो लंबाई से हम लंब चुन सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास पी ए का स्क्वायर। अब ओपी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, एज इट इज ओ ए, ये जो ओ ए और ओ बी है वो अपने पास क्या है, त्रिज्या है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी, और दोनों क्या है, रेडियस है। कि ओ ए और ओ बी है वो वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ ए को हटाकर हम आर लिख सकते हैं। तो ओ ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ये बन गया अपने पास समीकरण नंबर 1। यानी ऊपर वाले त्रिभुज को चुना तो उसके द्वारा हमें एक इक्वेशन मिल गई। वैसे हम नीचे वाले समकोण त्रिभुज को भी चुन सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी, ये किसके बराबर है, आर के बराबर। तो यहाँ पर हमने पहला वाला समकोण त्रिभुज चुना और वहां से हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाल दी। वैसे ही अगर हम ये दूसरा वाला समकोण त्रिभुज चुने, यानी त्रिभुज, यानी इसके बाद में आपको ये लिखना है। अगर दूसरा समकोण त्रिभुज हम चुने पी बी ओ में, पी बी ओ में, तो उसके अंदर जो एंगल बी है वहां पर अपने पास 90 का कोण बन रहा है। यानी कोण बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कारण वो का वही, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अपने पास कर्ण है वो तो ओपी का ओपी है, कर्ण तो दोनों के लिए समान था, तो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। आधार की बात करें तो आधार अपने पास ओबी है, ओबी का स्क्वायर, और लंब अपने पास क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो पीबी का स्क्वायर। ओबी का मान हमने क्या कहा है, आर, क्योंकि ओबी है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ओए भी वृत्त की त्रिज्या है, ओबी भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ओबी को हटाकर आर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 की बात करें तो ओपी स्क्वायर है, समीकरण 2 की बात करें तो भी ओपी स्क्वायर है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है। यानी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर। यानी समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी, राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 से ये जो राइट हैंड साइड के जो भाग हैं वो भी आपस में क्या लिखेंगे, बराबर। तो आर स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, पी ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी बी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर। इसका मतलब पी ए बराबर क्या है, पी बी, क्योंकि अगर दोनों के वर्ग बराबर हैं
तो दोनों के जो आधार है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर। आप चाहे तो स्क्वायर यहाँ से हटाकर ऊपर अंडर रूट लगा दें, अंडर रूट से स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो यहाँ से पी और पी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से अगर हम किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो उनकी संख्या 2 होती है और दोनों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य जो स्पर्श बिंदु होता है वहां पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये अपने पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के रिलेटेड। हमें आशा है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी के आधार पर हम इसके जो सवाल है वो हल करेंगे। सारे सिंपल सवाल हैं, आसानी से हम उनको हल कर सकते हैं। मैं आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 10.1 और इसके एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।